मैं अभिषेक मीना, मेरे YouTube चैनल अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने वर्ग की कल नहीं परसों वर्ग की विधियों के बारे में पढ़े थे। मतलब 3 लेक्चर डाल चुके हैं। वर्ग के 2 लेक्चर है और घन का 1 लेक्चर है सर, समझ लो। तो घन निकालने की विधियों के बारे में पढ़ लिया था कल हमने। आज हम एक और विधि के बारे में पढ़ेंगे जो कि घन निकालने की है। उसके द्वारा भी घन निकाला जाता है और उस विधि का नाम है एकाधिकन पूर्वण विधि। पिछली क्लास में हमने अनुरूपण विधि के द्वारा घन निकालना सीखा था कि अनुरूपण विधि के द्वारा किस तरह से घन निकाला जाता है। अनुरूपण विधि से घन निकालने के लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे और आज हम पुनः अनुरूपण विधि के 2-3 और सवाल कराते हैं। उसके बाद में एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा घनफल निकालना आपको सिखाएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्लास 10वीं की मैथ है। एक्सरसाइज 1.2 सूत्र है। हम पढ़ रहे थे घनफल निकालने की विधियां, जिसमें हमने कल अनुरूपण विधि के द्वारा घन निकालना सीखा था। आज भी हम अनुरूपण विधि के द्वारा ही घन निकालेंगे और 2-3 सवाल इसके करेंगे। अनुरूपण विधि के द्वारा किस प्रकार से घन निकाला जाता है वो देखते हैं। मान ली जाए, पहली बात तो इसकी खास बात ये है, ये याद रखना है, तो केवल 2 अंकों के ही घन निकाले जाते हैं। इस विधि के द्वारा केवल 2 अंकों के ही घन निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से अनुरूपण विधि के द्वारा हमने वर्ग निकालना सीखा था, तो वर्ग भी 2 अंकों का सेट निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से घन भी आपके पास में 2 अंकों का ही अनुरूपण विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि हमने ले लिया 16 का घन निकाल करके दिखाओ सर कि 16 घन किस तरह से निकलेगा। बहुत ही सीधा है, बहुत ही सिंपल है। अनुरूपण विधि से जब वर्ग निकाला था उसमें 3 खंड बनाए जाते थे और यहाँ पर क्या है, एक खंड बढ़ जाएगा, एक खंड बढ़ जाएगा। इस अनुरूपण विधि में 4 खंड बनाए जाएंगे। यहाँ पर कितने खंड बनाए जाएंगे? 4 खंड बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसमें क्या बनाए जाएंगे? 4 खंड बनाए जाएंगे। समझ में आई आपके बात? इस फर्स्ट खंड में जो है ढाई अंक, ये देखो, ये इकाई अंक हो गया आपके पास में और ये हो गया ढाई अंक। ये तो हो गया आपके पास में इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक। ठीक है ना। फर्स्ट खंड में क्या करते हैं, ढाई अंक का घन करते हैं, ढाई अंक का घन करते हैं। समझ में आई आपके बात में? सेकंड खंड में क्या करते हैं, ढाई अंक का स्क्वायर करते हैं और इकाई अंक से गुणा करते हैं। इसमें यहाँ पर ढाई अंक का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर ढाई अंक का स्क्वायर नहीं करते हैं, यहाँ पर इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। ढाई अंक को इसी प्रकार से लिख देते हैं। लास्ट वाले खंड में लास्ट वाले अंक का घन किया जाता है, क्योंकि घनफल निकालने की विधियां पढ़ रहे हैं। क्या निकालने की विधियां पढ़ रहे हैं? घनफल निकालने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो इसमें घन निकाले जाएंगे फर्स्ट खंड और लास्ट खंड में। देखो, इसमें तो ढाई अंक का घन हो गया, लास्ट वाले खंड में इकाई अंक का घन किया जाता है। इकाई अंक क्या है? 6, तो 6 का घन किया जाता है। बस ये याद रखना है, 1 का घन 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इंटू 6 का 6। 1 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। 6 का घन 2 से 16। समझ में आई आपके बात? ठीक है। जो भी सेकंड खंड और थर्ड खंड है, ये जो मध्य वाली जो खंड है ना, इनमें जो भी मान आता है मल्टीप्लाई करने पर 36 गुना करते हैं तो 36। ये 2 से 16 ऐसे कैसे है? जो भी मान आते हैं इस मध्य खंड और इस थर्ड खंड में, मतलब इस सेकंड खंड और इस थर्ड खंड में जो भी मल्टीप्लाई करने पर मान आते हैं, उनका दोगुना करके के उनमें ही जोड़ दिया जाता है। देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है, इनका दोगुना कर करके सेकंड खंड और थर्ड खंड में जो भी मान आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 आया तो 6 का दोगुना क्या हो जाएगा? 12 इस 6 में जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 36 आया है,
तो 36 का दुगना हो जाएगा 72, तो 72 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। जो भी थर्ड खंड और सेकंड खंड में जो भी मान आता है मल्टीप्लाई करने पर उनका दुगना कर करके जोड़ दिए जाते हैं। अब कुछ नहीं है, देखो अब हो गया सवाल। एक का तो एक ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 और 12 ये 18 हो गए, ये हो गया 6 और 2 108 हो गए, और ये हो गया आपके पास में 2 से 6 और 2 8 7 3 10। समझ में? कुछ नहीं करना है, एक एक अंक लेने हैं, लास्ट वाले खंड में से इकाई अंक लेना है, प्रत्येक का इकाई अंक लेना है। सिर्फ इस संख्या का इकाई अंक क्या है 6, तो 6 ले लेंगे। शेष जो भी संख्या बचती है इस संख्या को हासिल के रूप में अगली वाली संख्या के पास में भेज देते हैं। 21 बचता है तो 21 को इधर भेज दिया जाता है। इसमें इसको ऐड करते हैं तो 9 2 1, इसका इकाई अंक फिर यहाँ पर लिखते हैं और जो भी शेष संख्या बचती है उसको यहाँ पर भेज देते हैं हासिल के रूप में। इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं 30 का फिर से इकाई अंक यहाँ पर लिखते हैं और आगे जो भी संख्या बचती है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें ऐड करते हैं 3 को तो ये हो जाते हैं 4। आगे कोई भी संख्या है नहीं है तो यहाँ पर जो भी आता है, जो भी संख्या आती है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये इसका क्या हो जाता है, घन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो कमेंट करो यस। इसको उतारो, एक एग्जांपल लेते हैं इसके बाद में। अब फिर हम नेक्स्ट विधि की बात करेंगे जिसका नाम है एकाधिकीन पूर्वेण विधि। बहुत ही सिंपल विधि है एकाधिकीन पूर्वेण विधि। उतारो इसको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लो 2 अंकों का। जैसे कि ले लिया आपने 75, 75 का घन निकालो। 75 का घन निकालना है अनुरूपण विधि के द्वारा। इसमें याद रखना है आपको कितने खंड बनाने हैं, 4 खंड बनाने हैं। ये 4 खंड बनाने हैं सर, थर्ड और ये हमने 4 खंड बना दिए। मैंने बताया था कि ये इकाई अंक होता है और ये धाई अंक होता है। इकाई अंक कौन सा है, इसमें इकाई अंक हो गया भाई 5। इकाई अंक क्या है इसमें 5। और धाई अंक कौन सा है, धाई अंक हो गया 7। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बताया था फर्स्ट अंक में इकाई अंक का स्क्वायर किया जाता है। फर्स्ट खंड में इकाई अंक का किया जाता है या धाई अंक का, मुझे बताओ। शुरुआत वाले खंड है तो शुरुआत वाला जो भी अंक है उसका क्यूब किया जाता है, सॉरी स्क्वायर नहीं, घन किया जाता है, क्योंकि घनफल की विधियां पढ़ रहे हैं तो घन ही किया जाएगा और वर्ग की जब विधियां पढ़ेंगे ना तो वर्ग किया जाएगा। तो धाई अंक क्या है, उसका क्यूब। ठीक है, फिर सेकंड खंड में क्या करते हैं, धाई अंक जो भी है, धाई अंक क्या है 7, इसका स्क्वायर इंटू इकाई अंक। धाई अंक स्क्वायर कर दिया, अब यहाँ पर इकाई अंक का स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर इकाई अंक का घन कर दो, यहाँ पर धाई अंक का घन और लास्ट वाले में इकाई अंक का घन। तो मुझे बताओ 7 का घन कितना होता है, 343। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 इंटू 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का घन कितना होता है 125। ठीक है, तो मुझे बताओ ये तो 343 रहेगा। अब देखो इनको गुणा करते हैं, 49 इंटू 5 करते हैं, 5 9 के 45, 4 के यहाँ से 5 चौका के 20, 20 और 4 24, इनको गुणा करते हैं तो 5 संता के 35, 3 के यहाँ से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो 25 अंतर 175। ठीक है, अब ये हो गया 125। क्या करते हैं, सेकंड खंड और थर्ड खंड में जो भी मान आते हैं उनका दोगुना करते हैं, उनका दोगुना करते हैं। अब इसका दोगुना करते हैं तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। इसका दोगुना करके देखो, देखो
45, इसका दोगुना, मतलब इसका जो भी दोगुना आता है उसको ऐड करते हैं इसमें, इसका दोगुना करते हैं। एक की यहाँ से 4 दूनी 8 और 9, 2 दूनी 490 हो गए इसका दोगुना, तो 490 को इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 175 है, तो 175 का दोगुना कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, एक यहाँ से 7 दूनी 14 और 1 15, एक यहाँ से 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 350 हो गया कि नहीं हो गया इसका दोगुना, 350 को इसमें ऐड कर देंगे। फिर कुछ नहीं है, 343 ऐसे कैसे आ जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 9 और 4 13 और 4 और 2 6 और 1 7 735, ठीक है। ये हो गया 5 7 5 12, 3 और 1 4 और हासिल 1 5, ये ऐसे कैसे 125। कुछ नहीं करना, इकाई अंक लेना है। इकाई अंक इसका कितना है 5, 12 क्या हो जाएगा हासिल के रूप में इधर आ जाएगा, 12 इधर हासिल के रूप में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, ध्यान से देखो 2 और 1 3, 5 का 5, इसका इकाई अंक फिर से यहाँ पर लिख देंगे। 53 को क्या करेंगे इधर हासिल के रूप में भेज देंगे, इकाई अंक 7 हो गया, 7 को यहाँ पर लिख दिया, 53 को इधर हासिल के रूप में भेजा, 5 और 3 8, फिर से 8 और 7, इसका इकाई अंक क्या है 8, तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे, 78 को किधर भेज देंगे इधर भेज देंगे। मुझे बताओ 8 3 11, 7 4 11 1 12, 3 और 1 4, आगे कोई संख्या है नहीं है, तो इस संख्या को क्या करते हैं ऐसे कैसे इसमें लिख देते हैं, ये इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो ये होती है आपकी अनुरूपण विधि। अनुरूपण विधि से घन निकालना सीख लिया है, घन निकालने ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी विधि। अब अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम एकाधिकन पूर्वण विधि, इसको उतारो। विधि का नाम है घन निकालने की अगली विधि है जिसका नाम है एकाधिकन पूर्वण विधि। जिसका नाम है एकाधिकन, ये बहुत ही सिंपल विधि, एकाधिकन पूर्वण विधि द्वारा घनफल किस प्रकार से, देखो नाम से पता चल रहा है एकाधिकन पूर्वण, पूर्वण का मतलब होता है पहले और एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक। देखो इसको संधि विच्छेद का मतलब इसका एक अधिक, एकाधिकन मतलब एक अधिक, और किसमें एक अधिक, पहले वाले संख्या में एक अधिक। इसका एकाधिकन पूर्वण का मतलब यही होता है पहले वाली संख्या में क्या एक अधिक, ये करना है। एकाधिकन पूर्वण का मीन यही होता है कि पहले वाली संख्या में एक अधिक, इतना समझो पहली बात। दूसरी बात ये कि एकाधिकन पूर्वण में जो है आधार माना जाता है। अब आधार किस तरीके से माना जाता है ये बता दो। आधार इस तरीके से माना जाता है, हमेशा 10 ही माना जाता है, चाहे तो वो 2 अंकों की हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, कितने भी अंकों की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आधार फिक्स है, 10 के 10 ही माना जाता है। इसके पश्चात इसमें निकाला जाता है विचलन। विचलन का सूत्र भी ऐसे नहीं है जैसे पिछले विधियों में पढ़ते आए हैं, निचलम विधि में पढ़ा है संख्या माइनस आधार उपाधार, इस प्रकार से इसमें नहीं है। इसमें जो है इसका विचलन का सूत्र आपको याद रखना है। वो विचलन का सूत्र होता है इकाई अंक, जो भी संख्या दी हुई है संख्या का घन निकला रहे उसका इकाई अंक
इंटू 3 माइनस आधार। आधार मतलब 10। आधार हमेशा 10 ही रहेगा इसका। इकाई अंक को 3 से गुणा कर करके किससे घटा दो, आधार को घटा दो उसमें से। ठीक है, ये इसका विचलन निकालने का सूत्र है। बस ये चीज आपको याद रखनी है, एक अधिकन पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब पहले वाली, एक अधिकन का मतलब एक अधिक, मतलब पहले वाली संख्या में एक अधिक, एक अधिकन पूर्वेण कहलाता है। एक अधिकन पूर्वेण द्वारा घनफल में आधार फिक्स होता है, चाहे कितने भी अंकों की संख्या हो, 10 के 10 ही होता है, ज्यादा नहीं माना जाता, 10 के 10 ही होता है। विचलन का सूत्र होता है इकाई अंक इंटू 3 माइनस आधार। इसको उतारो, फिर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल है 24, जैसे 24 का घन निकालो। पहले दो अंकों को देख लेते हैं। मैंने बताया था कि हमेशा इसमें जो आधार माना जाता है वो कितना होता है, 10। कोई मतलब ही नहीं, एक अधिकन पूर्वेण में हमेशा आधार कितना होता है, 10 होता है। और विचलन निकाला जाता है, वो विचलन का सूत्र होता है इकाई अंक। इकाई अंक क्या है भाई साहब, संख्या का इकाई अंक क्या है, ये इकाई अंक है, ये दाई अंक है, तो इकाई अंक क्या है, 4। इकाई अंक इंटू 3 माइनस आधा 10, तो ये हो गया 4 तिया 12 माइनस 10, ये कितना हो गया आपके पास में 2। विचलन क्या आ गया इसका, 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसको निकालने की विधि के बारे में हमें किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखना है। इसका सूत्र फिक्स होता है, इसका सूत्र याद रखना है तुम्हें कि अधिकन पूर्वेण विधि के द्वारा घनफल किस प्रकार से निकल जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये तो हो गया इकाई अंक और ये हो गया दाई अंक। कहने का मतलब ये है कि अधिकन पूर्वेण विधि में पूर्वेण अंक देखना है सबसे पहले, और पूर्वेण अंक में क्या करना है, एक अधिक करना है। तो पूर्वेण अंक कौन सा हो जाएगा, इसका पूर्वेण अंक हो जाएगा ये। अब यदि यहाँ पर तो एक ही है, यदि 3 अंकों की संख्या हुई तो पूर्वेण अंक क्या हो जाएगा, जैसे कि मान ली जाए कि 210 हो गया, 210 का घन पूछ लिया, 210 का घन पूछ लिया, तो पूर्वेण अंक क्या हो जाएगा, इसमें पूर्वेण संख्या मानी जाएगी इसमें 21। ध्यान रख लेना, इसमें एक अधिक करनी है, समझ में आई आपके पास में, यहाँ आपके पास में इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने मान लिया 998, तो इसमें पूर्वेण अंक क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, इसमें एक अधिक कर लिया, समझ में आ रही है। तो इसमें पूर्वेण अंक क्या है, 2। इस पूर्वेण अंक में एक अधिक करनी है, तो पहली बात तो क्या करते हैं कि जो भी पूर्वेण अंक है, इसका सूत्र याद रखना है कि जो भी आपके पास में पूर्वेण अंक है या संख्या है, संख्या बोलो क्योंकि 2 अंकों की आएगी वो फिर संख्या हो जाएगी ना, तो पूर्वेण जो भी संख्या है उस पूर्वेण संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। पहले खंड में क्या करते हैं, पूर्वेण संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर इनटू करते हैं, पूर्वेण संख्या का स्क्वायर हो गया, फिर इनटू करते हैं, फिर पूर्वेण संख्या में एक अधिक, पूर्वेण संख्या में एक अधिक, में एक अधिक, पूर्वेण संख्या में क्या करते हैं, फिर एक अधिक करते हैं। इसके पश्चात ऑब्लिक ऊपर रख दो। देखो आधार तो क्या आ गया आपके पास में 10, ठीक है, और विचलन क्या आ गया, विचलन आ गया 3 इंटू इकाई अंक 4 माइनस 10, तो ये हो गया 4 तिया 12 10, दो विचलन आ गया। ये हो गया पूर्वेण संख्या का स्क्वायर इंटू पूर्वेण संख्या में एक अधिक ऑब्लिक पूर्वेण संख्या का स्क्वायर, इसमें पूर्वेण संख्या का स्क्वायर आता है, पूर्वेण संख्या का स्क्वायर आता है इंटू जो भी आपके पास में क्या है, विचलन है। अब आता है तीसरा खंड। तीसरा खंड में हमेशा 3 से गुणा करते हैं। सबसे पहले तीसरे खंड में क्या करके देखते हैं, 3 से गुणा करते हैं। अब पूर्वेण संख्या का आपने स्क्वायर कर चुके हैं, तो इस खंड में पूर्वेण संख्या को उसी प्रकार से करेंगे। पूर्वेण संख्या क्या है आपके पास में, 2 है, तो
पूर्वन संख्या को इसी प्रकार सूत्र लिख देना, तो पूर्वन संख्या को ऐसे कैसे रखेंगे यहाँ पर, इसमें किसका स्क्वायर करेंगे, जो इकाई अंक है इसको स्क्वायर करेंगे, ये तो पूर्वन संख्या हो गई 2, इसमें इसके स्क्वायर करेंगे, ये क्या है इकाई अंक का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में इकाई अंक का स्क्वायर। अब इस चौथे वाले खंड में क्या करते हैं, इकाई अंक का घन, जो भी इकाई अंक है उसका क्या करते हैं, घन करते हैं, क्यूब करते हैं। ठीक है, अब देखो इस सूत्र को इसमें अप्लाई कर करके देखते हैं कि आप किसका घन निकालना है। पहली बात तो 24 का घन निकालना है, किसका घन निकालना है, 24 का घन निकालना है। तो पूर्वेण अंक क्या हो जाएगा, इसमें पूर्वेण अंक हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर इसमें एक अधिक क्या हो जाएगा 3, फिर ऑब्लिक, फिर पूर्वेण अंक का स्क्वायर इनटू विचलन कितना है, पूर्वेण अंक का स्क्वायर इनटू विचलन कितना है 2, ऑब्लिक। तीसरे खंड में आ गए तो हमेशा 3 से गुणा करते हैं, पूर्वेण अंक का स्क्वायर करते आए हैं अभी तक। तो अब पूर्वेण अंक को ऐसे कैसे लिखेंगे, अब किसका स्क्वायर करेंगे, जो भी इकाई अंक है आपका उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ऑब्लिक फिर 4 का घन, मतलब इकाई अंक का घन लास्ट खंड में हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बता 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2, फिर 3 इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, 4 का घन 64। ठीक है, ये हो जाते हैं 12, ये हो जाते हैं 4 दूनी का 8, ये हो जाते हैं 16 3 48 इंटू 2, तो ये हो जाते हैं 8 दूनी 16 81, 4 दूनी 8 9 48 दूनी 96। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करके देख ले करो, यदि आपको गुणा नहीं बैठता है तो ये 64 ऐसे कैसे ही लिख देना है। इसके बाद में क्या करना है, इकाई अंक लेना इकाई अंक लेना है, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। इसका तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो भी आगे बचता है 6 बच रहा है तो 6 को इधर हासिल के रूप में भेज देते हैं। 6 और 6 कितना हो जाते हैं 12 81 9 और 1 10। ठीक है, 102 का इकाई अंक फिर तो हो जाएगा, ये 10 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 18 क्या हो जाएगा, इकाई अंक लेंगे 8, 1 को इधर हासिल के रूप में भेजेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 13। आगे संख्या है नहीं है तो 13 को ऐसे कैसे ही ले देते हैं, तो ये क्या हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, आपकी समझ में आई होगी। इसको उतारो और नेक्स्ट, अब आपने 2 अंकों को कर लिया, 2 अंकों का तो इस तरीके से करते हैं। अब हम 3 अंकों को करके देखते हैं कि 3 अंकों को किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब 3 अंकों को करेंगे हम, इसको उतारो। अब देखो 3 अंकों को कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सूत्र कैसे कैसे लिखे जाएंगे। 3 अंकों का एक एग्जांपल लेते हैं, उस 3 अंकों का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने 106 का घन ले लिया, 106 का घन निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं आधार मानते हैं। क्या करेंगे हम, आधार मानेंगे कि आधार क्या हो जाएगा इसका, हमेशा आधार तो 10 ही हुआ, चाहे 3 अंकों की हो चाहे 4 अंकों की हो। पहली बात तो ये समझनी है आपको। इसके पश्चात विचलन की बात करते हैं। विचलन में क्या होगा, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है आपका 6 इंटू 3 करते हैं हमेशा, और आधार में से घटा देते हैं, तो ये हो जाते हैं 6 दिया 18 माइनस 10, तो कितना बच गया विचलन आपके पास में 8 आ गया। आगे नहीं आ गया विचलन 8। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है कि 106 का घन निकालना है, एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा निकालना है। सूत्र में रख दो मानों को। पूर्वण संख्या क्या है, पहली बात तो इसमें पूर्वण संख्या का क्या होगी मुझे बताओ। पूर्वण संख्या क्या होगी, पूर्वण संख्या मुझे बता दो। पहली बात तो पूर्वण संख्या आपके पास में, ये तो इकाई अंक हो गया। पूर्वण संख्या मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या क्या है 10, पहले वाली संख्या क्या है 10। ऐसे मत मानना, यदि एक मतलब इकाई अंक को छोड़ करके जो आगे जो भी संख्या है शेष बची हुई वो क्या कहलाती है, वो ही पूर्वण संख्या होती है। तो पूर्वण संख्या इसमें हो जाएगी 10। समझ में आई आपके पास में, इसलिए हमने 3 अंकों का सवाल लिया है, इसमें कोई किसी तरह का डायरेक्ट ना हो। पूर्वण संख्या का स्क्वायर, पूर्वण संख्या कितना है 10, तो इसका स्क्वायर इंटू इसका एकाधिक है, मतलब 10 का एकाधिक है 11, फिर पूर्वण संख्या का स्क्वायर, लो पूर्वण संख्या का स्क्वायर
इंटू विचलन, विचलन कितना हो जाएगा आपके पास में 8 दिया हुआ है विचलन ऑब्लिक। अब इस तीसरे खंड में देखो 3 इंटू पूर्व संख्या कितनी है 10 इंटू इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है आपके पास में 6 और इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर इकाई अंक का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 11 ऑब्लिक 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 8 ऑब्लिक 3 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 6 का घन 2 से 16। याद रखना इनको, 1 से 10 तक कम से कम घन याद होने चाहिए आपको। तो 100 इंटू 11 करते हैं तो ये हो जाते हैं 11 से ऑब्लिक ये हो जाते हैं 8 से, ये हो जाते हैं आपके पास में 6 तिया 18 81 3 तिया 9 1 10 1008 1080। ठीक है, ये हो जाते हैं 2 से 16। कुछ नहीं करना है, एक एक अंक लेना है। 2 से 16 का इकाई अंक लेना है आपको, सिर्फ इकाई अंक कितना है 6। 21 शेष बचा हुआ है तो 21 को इधर हासिल के रूप में भेज देते हैं, 21 को इधर हासिल के रूप में भेज देते हैं। ये कितना हो जाता है 1 8 और 2 10 1 की हासिल, 1 यहाँ पर और 1 ये हो जाते हैं आपके पास में 1101। तो 1101 का इकाई अंक क्या है 1, तो 1 को इधर भेज देंगे। 110 बचा है, अब क्या बचा है 110, तो 110 को इधर हासिल के रूप में भेजते हैं। 110 को इधर हासिल के रूप में भेजते हैं। आपको तो कितने भी बचे उससे कोई मतलब नहीं रखना है, बस इकाई अंक को लिखना है आंसर में, सिर्फ प्रत्येक खंड के इकाई अंक को लिखना है सिर्फ। तो इस खंड में क्या हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या है 0, तो 0 को लिखना है। शेष 91 बचा है तो 91 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएंगे आपके पास में 1191। आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, केवल इकाई अंक को ही लिखना है। देखो इसका इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया, इसका इकाई अंक 6 हो गया। शेष जो भी संख्या बची हुई है 21, इसको हमने इस संख्या के पास में भेज दिया, इस संख्या के पास में भेज दिया, तो इनको ऐड करते हैं तो ये 1101 हो गई। 1101 का इकाई अंक क्या है 1, तो 1 लिख दिया हमने। प्रत्येक खंड के इकाई अंक को आंसर में लिखना है। इस खंड का इकाई अंक 1 हो गया। फिर 110 क्या हो जाती है 110, 110 को फिर इधर के पास में भेज देते हैं, ये हो जाते हैं 910। 910 को क्या हो जाता है इकाई अंक 0, फिर 91 को इधर भेजते हैं तो ये 1191 हो जाते हैं। आगे कोई भी खंड है नहीं है, आगे कोई भी संख्या है नहीं है, तो हम इस संख्या को यहाँ पर ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। समझ में आया आपके पास? तो यह आपके एकाधिक पूर्व विधि के द्वारा घनफल समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 1.2। अब इस क्लास में आपके पास में वर्ग की विधियां थी, वर्ग की विधियां 5 विधियां वर्ग की पढ़ी है हमने, और घन की विधियां पढ़ ली। ठीक है ना, तो वर्ग और घन निकालने की विधियां ये सिर्फ इस एक्सरसाइज 1.2 में, जो कि आपके पास में ये कंप्लीट हो जाती है। आज फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे अगली क्लास में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा वर्गमूल के बारे में। देखो वर्ग पढ़ लिया हमने, घन निकालना पढ़ लिया कि घन किस प्रकार से निकाला जाता है। घन कितना भी बड़ा हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो घन निकाल सकते हैं आसानी से, हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज जो है 1.3, उस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल के बारे में बात करेंगे और वर्गमूल की किस तरीके से निकाला जाता है बताया जाएगा आपको। अब देखो, ठीक है ना, अब यहाँ के पास में समझ में आ गया तो इसको उतार लो।